Hello student, my name is Anuj Singh and you are watching the beautiful channel where you feel the concept। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के ऊपर आप बात करने वाले हैं। पहले गॉस थ्योरम कर लिया और अगर देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो दो क्वेश्चन आप अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर ज़रूर डाल लेना। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया था एक्सियल लाइन के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, एक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर और एक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की है, एक क्वेश्चन वो वहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये ऐसे दो क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल वाली डेरिवेशन और ये गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इन तीनों एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी मेरी वीडियो देखने हैं बच्चे, तो वो इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कैटेगरी के अंदर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर ज़रूर डाल लें। तो आज अब आप बात करते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर और उसकी एप्लीकेशन। तो गॉस थ्योरम मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। गॉस थ्योरम क्या थी? टोटल फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, एक चार्ज बॉडी है जिसके अंदर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो टोटल फ्लक्स उस बॉडी से कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। फ्लक्स मीन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने निकलेंगे, ठीक है। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, अब गॉस थ्योरम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उसका मेन काम क्या होता है गॉस थ्योरम का, कहाँ इसका यूज़ होता है, तो इसका मेन यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। अलग अलग शेप दी हुई हैं आपको, उनके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और अलग अलग शेप के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर आप गॉस थ्योरम का यूज़ करोगे। जैसे इसकी मेनली 3 एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। आपके पास एक वायर दी हुई है, उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और उस वायर के क्रॉस आपको एक पॉइंट है, उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर आप गॉस थ्योरम का यूज़ करोगे। एक और एप्लीकेशन है, ऐसे ही एक प्लेन शीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और थर्ड एक स्फेरिकल शेल के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये मेन 3 एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, ठीक है। तो 1 बाय 1 तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ है मेरा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जितने भी प्रीवियस लेक्चर हुए इस चैप्टर के सभी के मैंने लिंक दिए हैं। अगर आपको बीच में जाके कोई और लेक्चर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, वहाँ पर आपको ऑलरेडी लिंक अवेलेबल होगा। तो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज की बातों के बाद। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पहले तो राइट कर लीजिए इन तीनों एप्लीकेशन के नेम, आफ्टर दैट स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 तीनों एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेरे पास बोर्ड की प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे। हाँ जी, करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर अब बात। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या चीज़ है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। अपने पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर दे दी। इनफाइनाइट मतलब उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और उस इनफाइनाइट लेंथ का एक बीच में से एक पीस ले रहा हूँ मैं जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इनफाइनाइट की लेंथ है, एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, जिसकी लेंथ अपने को नहीं पता कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। उस इनफाइनाइट वायर का जिसकी शेप आगे आप बात करने वाले हैं, उसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया जिसकी लेंथ कितनी है, एल मान लेता हूँ। इस पार्ट की लेंथ कितनी है, एल है, और इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अच्छा, इस वायर के क्रॉस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो एक मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करवाए थे, तो इस टॉपिक को करने से पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को अच्छे से समझ लेना। 3 डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोला गया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी, जो क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, है ना, या इसको जनरली आप बोल सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल।
डी क्यू बाई डी एल, और लैम्डा इज इक्वल टू क्यू एल, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड होता था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस, डी क्यू बाई डी एस, जिसको आप बोल सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, एरिया की बात चलती थी यहाँ पर, ठीक है। थर्ड था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, या जिसको आप बोल सकते हो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन तीनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पर जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या बोल दूं मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ के ऊपर आप बात कर रहे हैं कि कितनी लेंथ के अंदर कितना चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। तो अपने पास जो इंटेंसिटी आप ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ चार्ज, या बोलूँ मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अपन लैम्डा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस पॉइंट को सभी आप ध्यान रखना, फिर इस पॉइंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आएगा आपके, ठीक है। आज एक्चुअल के अंदर ना मैं थक रहा हूँ, और प्रॉब्लम ये है कि लास्ट 4 डेज से मैं एक भी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब कल आपको लेक्चर भी देना है, रात के 12 बजने वाले हैं, थका भी हुआ थोड़ा सा, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझना, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ जी, तो एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पी पॉइंट पे, इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ठीक है। मान लेते हैं ये पी पॉइंट जो है वो इसके लाइन से आर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब बात करते हैं गॉसियन सरफेस के ऊपर। गॉसियन सरफेस क्या था? एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जिसकी कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर चार्ज लाई करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, आर रेडियस पोज करके ही एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर कंसीडर करने वाला हूँ जिसकी रेडियस भी स्मॉल आर ही है। तो जब मैं एक, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है, तो मैं एक लाइन तो ड्रॉ कर नहीं सकता, मुझे एक क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस मैं कैसे बोलूँगा, आर रेडियस से बना हुआ एक क्लोज सरफेस मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ये क्या चीज़ मैंने किया, एक गॉसियन सरफेस, एक्चुअल में है नहीं, ये अपनी तरफ से एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल मैंने सरफेस ड्रॉ किया जिसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस, और जिसके बीच में ये चार्ज क्या हो गया, इनबिल्ड हो गया, इनक्लोज हो गया, ठीक है। ऐसा ही एक गॉसियन सरफेस मैं इसके इस पॉइंट पे इतनी ही रेडियस समझ के, गॉसियन सरफेस यहाँ आर रेडियस का ये गॉसियन सरफेस यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ, उतना ही मैं इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेता हूँ। सिंपल सी बात, अगर मैं इसका डायग्राम को यहाँ बनाऊँ तो ये एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, पी पॉइंट पे मुझे एक आर रेडियस है, ये गॉसियन सरफेस मुझे यहाँ पर, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया। वायर के इस एंड पे मैंने इतनी ही रेडियस का, आर रेडियस का एक और गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। वायर के इस एंड पे मैंने उतनी ही रेडियस का एक और गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है, समझ गए। अब इन तीनों गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इनको ऐसे मिला देता हूँ इस वे के अंदर, ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी शेप बन जाएगी, कौन सी शेप बन गई, एक सिलेंड्रिकल शेप बन गई, है ना, एक सिलेंड्रिकल शेप बन गई इस वे के अंदर। जैसे ये मेरे हाथ में चौक है तो इसकी शेप भी कौन सी, सिलेंड्रिकल शेप है, तो यहाँ भी इसकी शेप कौन सी बनेगी, गॉसियन सरफेस की सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगेगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। अगर नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती, इनवर्ड होती, लेकिन यहाँ पर चार्ज का कौन सा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक? देखो फिर आगे, हाँ जी। तो जैसे मैंने इनको मिला है तो मेरे पास ये क्या बन गया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया। अब जैसे ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना है तो इसके 3 फेस बन गए। 3 फेस कौन से, एक ये ऊपर वाला फेस, अगर मैं इस फेस की बात करूं तो ये फर्स्ट फेस बन गया, ऊपर वाला फेस बन गया।
एक इसके नीचे वाला फेस बन गया है ना, ये वाला फेस, एक ये ऊपर वाला फेस, तो ये बन गया सेकंड फेस, और थर्ड फेस बन गया इसका ये कर्व्ड सरफेस। 3 फेस बन गए यहाँ पर, ऊपर वाला, नीचे वाला और थर्ड ये कर्व्ड सरफेस बन गया। ठीक है, ये तीनों बातें क्लियर होगी आपको कि 3 सरफेस यहाँ पर बने, ऊपर वाला, नीचे वाला और एक इसका ये कर्व्ड सरफेस। तो जो P पॉइंट अपने को निकालना है ये वाला, वो कहाँ पे है, इसके कर्व्ड सरफेस के ऊपर है। P पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके कर्व्ड सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये P पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है। अब मान लेते P पॉइंट वाला जो सरफेस है वो DS, बहुत स्मॉल सरफेस है, जिसको बोला जाता है, अपने कंसिडर कर लिया DS सरफेस है। देखो मैं जितनी भी बातें आपको ओरली बता रहा हूँ, आपने इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एज इट इज़ लिखनी है बातें। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप अपने बढ़िया नोट्स बनाने के लिए उन सारी बातों को लिखा कीजिए। ठीक है, अच्छे मार्क्स लेने हैं आपको। और मैं अगर यही एप्लीकेशन एग्ज़ाम के अंदर आई भी हुई है और अगर रिपीट होती है तो आप डायग्राम को बनाओ और उस डायग्राम का के बारे में सारा कुछ अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखो, वो सबसे बढ़िया नोट्स होते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझो, एज इट इज़ उनको लिखो। ठीक है, अच्छा अब क्या मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि ये DS जो है वेरी स्मॉल एरिया सेगमेंट है। अब यहाँ पे 3 सरफेस जो बने, ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस और ये नीचे वाला, तीनों का एरिया जो वेक्टर होगा उनकी डायरेक्शन किस किस तरफ होगी। जैसे ये ऊपर वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी, है ना। ये नीचे वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी DS वेक्टर की। और ये थर्ड जो कर्व्ड सरफेस है, और अपने को मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कर्व्ड सरफेस में हमेशा आउटवर्ड लेते हैं, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो ये 3 एरिया वेक्टर यहाँ पे बने, तो ये मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आप शो करना डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें, उनको प्रॉपर वे के अंदर लिखना। ठीक है, तो मैं 3 सरफेस बना रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट सरफेस है, ये सेकेंड सरफेस है और सपोज ये थर्ड सरफेस है। ठीक है, इसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ, इस थर्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ, इस सरफेस के लिए ऊपर, इस सरफेस के लिए नीचे और कर्व्ड सरफेस के लिए आउटवर्ड। ठीक है, हाँ जी। अब अपने को निकालना है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट गॉसियन सरफेस का लगाया, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्योंकि एप्लीकेशन किसकी है, गॉस की है, तो गॉस थ्योरम ही यहाँ पर यूज होगी। टोटल फ्लक्स समझते जाना एक एक चीज को। टोटल फ्लक्स कितना होगा यहाँ पर, टोटल फ्लक्स मैं बोल रहा हूँ फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस, इसकी वजह से इसको क्या लिखूंगा मैं, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर प्लस क्लोज सरफेस ऑफ सेकंड सरफेस का। यहाँ पर फ्लक्स देखूंगा कि इस फ्लक्स में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, सॉरी इस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, सेकंड सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, थर्ड सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस एरिया वेक्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो सेकंड के लिए भी आप बोलोगे E डॉट DS, यही फॉर्मूला होता है फ्लक्स निकालने का, और थर्ड सरफेस के लिए भी E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो क्या निकल जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू EDS कॉस थीटा, है ना। ये बातें तो ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हैं। सेकंड सरफेस के लिए भी क्या होगा, EDS कॉस थीटा, प्लस थर्ड सरफेस के लिए भी क्या होगा, EDS कॉस थीटा, EDS कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब एंगल के ऊपर बात करते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थीटा की बात करें यहाँ पर, तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड इस तरफ। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, सरफेस के इस तरफ, क्योंकि इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और ऊपर वाला सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ। तो दोनों में एंगल कितना हो गया, ये वाला 90 का। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ, तो एंगल कितना हुआ, 0 का। कोई एंगल बना ही नहीं, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है।
थर्ड सरफेस के ऊपर पर बात करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों में एंगल कितना होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल कितना था 90 EDS cos 90 प्लस सेकेंड सरफेस के लिए EDS cos 0 प्लस थर्ड सरफेस के लिए क्या होगा EDS cos 90 डिग्री। हाँ जी, यहाँ तक राइट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, कर लिया राइट। अब बात देखो, हाँ जी, वैल्यू पुट करें, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू बन गया अपने पास, ये भी 0 हो गया, ये तीसरे वाला भी 0 हो गया, cos 90 0 हो गया, सिर्फ अपने पास एक सेकंड सरफेस वाला बना। ठीक है, सेकंड सरफेस वाला जो बचा EDS cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अपने पास क्या बना, फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू EDS। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले आते हैं, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, यूनिफॉर्म ही होगा ना। क्योंकि इस वजह से भी देखो यूनिफॉर्म कैसे, देखो इस वे के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ से, तो सभी क्या हो रही है, पैरेलल लाइन निकल रही हैं। पैरेलल होती है तो वो कैसा यूनिफॉर्म कैसा फील्ड क्रिएट करेंगे, यूनिफॉर्म ही होगा। ठीक है, इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, क्योंकि चार्ज सेम है। ठीक है, तो ई बाहर आ जाएगा, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ ds। ठीक है, अच्छा ये ds सरफेस ये है। अब एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो एक सिलेंडर का, तो फॉर्मूला क्या रहता है, 2 पाई RH। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH। अब H अपने सिलेंडर की कितनी मानी थी, H वो अपने L ऑलरेडी कंसीडर करी हुई है, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग के अंदर ही कंसीडर कर ली थी। जो वायर है जिसके क्रॉस अपन निकाल रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, L है, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू इसका कंप्लीट एरिया को क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई आर एल। अगर मैं H बोल देता तो यहाँ पर 2 पाई RH हो जाता, वो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई RL। अच्छा, अब ये देखो बेटे, नाउ फ्रॉम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास वहां पर क्या था बेटे, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। तो Q इज इक्वल टू क्या था, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं फ्लक्स फ्रॉम गाउस लॉ, फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, हाँ जी इरेज कर रहा हूँ बेटे, यहाँ से मैं ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। और Q की वैल्यू क्या है, ये अपन निकाल चुके हैं, Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा एल। तो लैम्डा एल यहाँ पुट करूँगा तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना था, गॉस थ्योरम जो आप अगर यूज़ करें, किस लिए यूज़ करें, अपने को P पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मीन E कैलकुलेट करना है। तो E को सब्जेक्ट बनाए, ये इधर आएगा तो अपॉन में, तो E इज इक्वल टू, हाँ जी, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL। तो L से L क्या हो गया, कैंसल आउट, तो E इज इक्वल टू आ गया लैम्डा 2 पाई R इंटू L। तो ये अपने पास फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया P पॉइंट के ऊपर, कितना है, E इज इक्वल टू लैम्डा
2 पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़, सॉरी एल नहीं है, एल तो कैंसिल आउट हो चुका है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ए इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, रिजल्ट सारा कुछ बताता है अपने को। यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी क्या कांस्टेंट है। तो एक ही चीज़ है जिसके ऊपर ई डिपेंड कर रहा है, वो है आर के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पी पॉइंट पे निकाला है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। और अगर इसको मैं थोड़ा ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफिकली किस वे के अंदर होगा, अगर मैं ई वर्सेस आर का ग्राफ भी ड्रॉ करूं यहाँ पर, ई वर्सेस आर का, तो अगर मैं इस पॉइंट को, अगर आर की वैल्यू कम होगी तो उस टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि आर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब अगर ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, पी पॉइंट को आप ज़्यादा क्लोज लेते आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आर की वैल्यू को कम लूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उस टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ई की आर की वैल्यू को इंक्रीज करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीचे की तरफ आना मतलब कम होगा। आर की वैल्यू को और ज़्यादा इंक्रीज करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा, और ज़्यादा इंक्रीज करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और। तो अपने को जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस वे के अंदर मिलेगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज करें तो दूसरी चीज़ उसके कॉरस्पॉन्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक थिंग यहाँ पर और क्लियर होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर उसकी वायर की लेंथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, चाहे वो 15 मीटर है, चाहे वो 20 मीटर है, चाहे वो 50 मीटर है, चाहे वो 100 मीटर है, कितनी मीटर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लेना देना, क्योंकि एल तो यहाँ पर कैंसिल आउट ही हो गया। तो लेंथ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगा, तो वो सिर्फ डिपेंड करेगा आर के ऊपर। ठीक है, तो ये राइट कर लीजिए। फिर आते हैं सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ जी, इन बातों को ना जो मैंने ओरली बताई हैं सभी को अपने नोट्स के अंदर प्लीज़ 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 ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अपने सेल्फ नोट्स बनाना, और आई होप कि आपके मार्क्स 90+ आएँ, बड़ी खुशी होगी मुझे, मेरी मेहनत पूरी हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। और मेरी जो क्लास है ना +2 साइंस, बड़ी प्यारी क्लास है सच्ची में। ऐसी क्लास मुझे आज तक नहीं मिली रियल में। बड़ा प्यार करने वाली, बड़े सपोर्टिव क्लास है। जैसा कहता हूँ वो सारे मानते हैं मेरी बात को। तो रियली थैंक यू जो बच्चे देख रहे हैं मेरी क्लास के, तो थैंक यू सो मच। और जो बाहर के बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी थैंक यू, क्योंकि वो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा बेटे अपनी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। मेरी सपोर्ट आपके लिए हमेशा रहेगी, 24 आवर आपके लिए सर अवेलेबल है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हाँ, एक परिवार जैसा रिश्ता बन जाता है ना। हम जैसे स्कूल के अंदर जाते हैं तो आप और मैं क्या हूँ, एक परिवार ही तो है, एक फैमिली के सारे मेंबर है ना। तो किसी से एक मैं ना कई बार ये बातें शेयर करता हूँ, चलो आज यूट्यूब पे भी ये बात शेयर कर देता हूँ। इस दुनिया के अंदर आए हैं तो क्या लेके जाना है ना। थोड़ा इमोशनली ज़रूर हूँ मैं ये बातें कहते हुए। क्या लेके जाना किसी ने, सिर्फ 2 बातें आपने मुझसे करी, मैंने आपसे करी। क्या कौन सी ज़मीनें बटानी है भाई, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। लोग आपस में लड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए आए हैं, प्यार से रहें, अपनी बातें शेयर करें, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जो है एक दूसरे के साथ शेयर करें, है ना। तो लेकिन पता नहीं क्यों राजनीति चलती है, लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। कोई ना आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया, क्या लेना देना है भाई आपने किसी से। आप अपनी लाइफ देखो, है ना। थोड़ा टाइम जो मिला है हंस खेल के प्यार से एक दूसरे के साथ बातें करके गुजारो, सभी के साथ अपनी फीलिंग शेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बातें शेयर करो, तो बड़ा खुश हो गए वो भी, है ना। तो आते हैं थोड़ा बातें होगी तो थोड़ा आते हैं फिज़िक्स के ऊपर वापस, फिर बातें करते रहेंगे। बातों का सिलसिला तो अपना जारी रहता ही है। तो आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity due to a uniform infinite charge sheet. इनफाइनाइट चार्ज, इस जो सेकंड एप्लीकेशन है ना ये वाली, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि आगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे ना, वहाँ भी इसका यूज़ है, वहाँ भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो ऐसा ही एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट अपने कंसिडर कर ली, कंसिडर अ यूनिफॉर्म चार्ज शीट, और जिसके ऊपर इस वे के अंदर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पॉजिटिव ही लेना है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको आउटवर्ड लेनी है, और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक शीट है, एक मिनट में आपको दिखाऊं शीट। ये आपका क्वेश्चन पेपर ही है मेरे पास, ठीक है। तो ये एक शीट है, तो इस शीट के दो सरफेस हैं, एक तो ये वाला सरफेस हो गया और एक ये वाला सरफेस, समझ गए। एक तो सरफेस जो मेरी तरफ है और एक सरफेस जो उस तरफ है बॉल की तरफ, तो दो सरफेस हैं और दोनों सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। अब इस सरफेस से भी P पॉइंट पे, इसके सरफेस से एक पॉइंट है P जो सपोज R डिस्टेंस पे ही है, इसके सरफेस से सपोज इस सरफेस से, इस तरफ वाले दो सरफेस है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर मैं एक ही ड्रॉ कर पा रहा हूँ। एक्चुअल में दो सरफेस हैं एक शीट के, एक सरफेस इस तरफ वाला, एक सरफेस इस तरफ वाला। जैसे अगर मैं आपकी तरफ फेस करूँ तो एक सरफेस आपकी तरफ वाला, एक सरफेस मेरी तरफ वाला, ठीक है। एक जो पॉइंट P कंसिडर किया वो आपकी तरफ वाले सरफेस से मैंने R डिस्टेंस पे कंसिडर किया है। उतने ही डिस्टेंस पे एक सरफेस, मतलब R डिस्टेंस पे एक सरफेस एक पॉइंट P डैश में कंसिडर कर लेता हूँ, उतने ही डिस्टेंस पे दूसरे सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए भी R डिस्टेंस पे, इस सरफेस के लिए भी R डिस्टेंस पे मैंने ये एक पॉइंट कंसिडर कर लिए, और इन पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट थिंग क्या थी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तब आप निकाल पाओगे जब आप क्या कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, एक गॉसियन सरफेस। जब तक आप कंसिडर नहीं कर सकते तो गॉस थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो इस P पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस आप कंसिडर करते हैं। P पॉइंट गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होता है, तो क्लोज सरफेस कैसा बनाना पड़ेगा अपने को, ये मैंने एक क्लोज सरफेस कोई भी रेडियस पोज मान के R डैश रेडियस पोज कर ली, और R डैश रेडियस का मैंने ये एक गॉसियन सरफेस P पॉइंट पे कंसिडर कर दिया। उतनी ही सेम रेडियस का मैंने P डैश पे भी एक क्या कर दिया, सरफेस, गॉसियन सरफेस एक कंसिडर कर लिया, उतनी ही रेडियस का। दोनों का रेडियस क्या सेम है, यहाँ का और यहाँ का, ठीक है। इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा आपस के अंदर, इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा आपस में, ओ इसकी रेडियस छोटी रहेगी, भी रेडियस बड़ी करनी पड़ेगी इसकी, तो है ना, तो बड़ी कर देते हैं अपने हाथ में ही है, ये लो बड़ी कर दी, ठीक है। ड्राइंग मुझे जो जानते हैं बच्चे उन्हें पता है कि मेरी ड्राइंग माइंड ब्लोइंग है ना, कोई तोड़ नहीं है मेरी ड्राइंग का। तो जितना सरफेस यहाँ पे है उतना ही सरफेस यहाँ पे भी है, दो सरफेस। तो ये शेप कौन सी बन गई, सिलेंड्रिकल शेप। तो गॉसियन सरफेस का फिर से कॉन्सेप्ट वही बन गया, सिलेंड्रिकल सरफेस वाला, है ना। तो अगर शीट में से मैं इस सिलेंडर को, जैसे मेरे पास ये शीट है, इस शीट में से अगर मैं इस सिलेंडर को इस वे के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो जब ये इसके अंदर से पास होगा तो इसका एरिया भी तो उतना ही होगा, बीच में से पास करेगा तो ये एरिया भी तो उतना ही होगा, है ना। सपोज कर रहे हैं कि इस सिलेंडर में से आप, इस शीट में से आप इस पिन को, इस चौक को, या आप किसी भी पेन को आप क्रॉस करवाते हो, तो होल जो होगा उसका एरिया भी तो उतना ही होगा ना, जितना इस तरफ वाला एरिया, जितना इस तरफ वाला एरिया, ठीक है। तो अब कहानी थोड़ी समझ में आएगी आपके
कि ये वही कॉन्सेप्ट बन गया जो अपन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला करके आए थे, जिसकी एक्सिस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ऐसे ही इसकी एक्सिस के ऊपर भी चार्ज का तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, तो पहले अपन ने कॉन्सेप्ट किया था इस वे के अंदर ये सिलेंडर बना था। ठीक है, अब सिलेंडर जो बना है अपने पास हॉरिजॉन्टल सरफेस की तरफ बना है। ठीक है, अगर मैं इसी को इस वे के अंदर घुमा दूं तो ये पोर्शन अपने पास बन गया। अब यहाँ पर सिलेंडर बन गया तो सिलेंडर के फिर से 3 सरफेस बन गए, एक ये फर्स्ट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस ये बन गया ना, कर्व्ड सरफेस। तो ये सेकंड सरफेस बन गया और ये बन गया थर्ड सरफेस। 3 सरफेस बन गए। अच्छा, फर्स्ट सरफेस का मान लो यही सिलेंडर है अपने पास, इस वे के अंदर अब पड़ा हुआ है। इस सिलेंडर के 3 सरफेस, एक इस तरफ, एक ये कर्व्ड सरफेस, एक ये इस तरफ। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ, इस तरफ ds वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ ds वेक्टर। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस के ऊपर एक मैं पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। सपोज ये कर्व्ड सरफेस के ऊपर मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q पॉइंट कंसीडर कर लिया मैंने। Q तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सपोज कर लेते हैं T पॉइंट कंसीडर कर लिया मैंने, जिसका एरिया कितना है, ds एरिया है। ठीक है, और इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, आउटवर्ड, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ds वेक्टर इस तरफ होगा। ठीक है, ये बातें क्लियर होगी। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ और ds सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो शीट थी वो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, आउटवर्ड होती है। जैसे इस शीट के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ। इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, उस तरफ। तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ये बात समझ में आई? क्योंकि अपन ने जो P और P डैश पॉइंट कंसीडर किए हैं, इस सरफेस के लिए P पॉइंट कंसीडर किया उस तरफ r डिस्टेंस पे, इस सरफेस के लिए जो P डैश कंसीडर किया है r डिस्टेंस पे वो इस तरफ है। तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, एरिया वेक्टर भी उस तरफ, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ। गॉट इट? अब आते हैं आगे। अच्छा, तो थर्ड सरफेस के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है इस तरफ, तो एंगल कितना हो गया दोनों में, 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं पॉइंट कहीं भी ले सकता हूँ, ये T पॉइंट जरूरी है मैंने यहाँ लिया है, आप इस तरफ भी ले लो। तो इस टाइम ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर इस तरफ होगी। अगर मैं इसको यहाँ कंसीडर करता तो एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, अब भी दोनों में एंगल कितना हो जाता, 90 हो जाता। ठीक है, तो एक ही पॉइंट आपको कंसीडर करना है, 2 कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊपर ध्यान देना आप। ठीक है, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स निकालते हैं, जैसे अपन ने प्रीवियस एप्लीकेशन के अंदर निकाला था। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, ड्यू टू फर्स्ट सरफेस क्या होगा, E डॉट ds, प्लस सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा, E डॉट ds, प्लस थर्ड सरफेस के लिए क्या होगा, E डॉट ds। ठीक है, तीनों का डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो क्या लगेगा, फर्स्ट सरफेस के लिए E ds cos थीटा, प्लस सेकंड सरफेस के लिए भी क्या लगेगा, E ds cos थीटा, प्लस थर्ड सरफेस के लिए भी क्या लगेगा, E ds cos थीटा। ठीक है, एक मिनट कैमरा चेक कर लूँ कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, क्योंकि कई बार माड़ी हुई है मेरे साथ। ठीक है, नहीं आज तो ठीक है, काम चल रही है, वीडियो बन रही है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। सेकंड सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, और थर्ड सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू फिर से क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे
तो फाई वन क्यों कह रहा हूँ भाई, फर्स्ट सरफेस के लिए ADS cos 0 प्लस सेकेंड सरफेस के लिए ADS cos 90 प्लस थर्ड सरफेस के लिए ADS cos 0, ठीक है, cos 0 डिग्री। तो ये राइट कर लीजिए, फिर इरेज करने वाला हूँ मैं इसको। हाँ जी, कर लिया राइट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। हाँ जी, देखिए ADS cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, और ये भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो अपने पास फाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू फर्स्ट सरफेस वाला ADS प्लस ये तो क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, और ये भी क्या बन गया सेकंड थर्ड सरफेस वाला भी ADS आ गया, थर्ड सरफेस, क्योंकि सेकंड तो क्या हो चुके हैं cos 90 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds प्लस यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds मीन इसकी बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, सिलेंडर के इस पोर्शन की बात चल रही है यहाँ पर। तो इसका भी जितना एरिया होगा उतना ही सिलेंडर के इस पोर्शन का एरिया होगा, दोनों का एरिया तो सेम ही होगा ना, क्योंकि सेम रेडियस वाले क्या अपन ने क्या किए थे, ये जो है वो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था, सफेरिकल जो सॉरी यहाँ पर क्लोज एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था, सेम रेडियस के दोनों, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा यहाँ पर सेम होगा। मैं मान लेता हूँ इसका जो एरिया वो A है, तो इसका एरिया भी क्या होगा A ही होगा, ठीक है। तो मान लो इसका जो सारा एरिया आया ds को इंटीग्रेट करने पे, इसका जो सारा एरिया आया वो A आया, और ऐसे ही इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका भी सारा एरिया क्या आएगा A ही आएगा, समझ गए आप, ठीक है। तो ये फाई इज इक्वल टू क्या आ गया 2EA, फाई इज इक्वल टू 2EA। अब फाई की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, हाँ जी कहाँ से निकलेगी फाई की वैल्यू, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, फ्रॉम गाउस लॉ क्या था, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू यहाँ रखोगे आप वापिस, तो क्या बनेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। अच्छा, Q की वैल्यू फ्रॉम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज की वीडियो मुझे लग रहा है कि थोड़ी लेंथी जरूर जाएगी, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, सिग्मा इज इक्वल टू क्या था Q बाय A, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा A, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। Q की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दें अपन, तो अपने पास वैल्यू क्या बन जाएगी, Q की वैल्यू राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो Q की वैल्यू कितनी बनेगी, हाँ जी सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। तो यहाँ से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाइए और बाकी सारा उस तरफ जाएगा, तो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू A। अब एरिया से एरिया क्या हो गया कैंसल आउट। अब ये मैंने कौन सा एरिया कैंसल आउट किया है, ये एरिया था इसका A, इसका भी एरिया था A, तो ये जो कंसीडर किया था बीच में इसका एरिया भी कितना है A ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ये निकाला है ना सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A, वो इतने एरिया का निकाला है मैंने, ठीक है, इसलिए ये एरिया से एरिया क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये रिलेशन फिर से वहाँ पर रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। आपको यहाँ टिप्स पे ये लर्न होना चाहिए कि एक शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन निकालते हैं, एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट की वजह से वो कितनी होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है,
याद रखना बेटे ये, ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी। अब आते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर, आप बात करते हैं, ठीक है। कर लो राइट ये। हाँ जी, अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर। इसकी थर्ड एप्लीकेशन क्या है, तो आज मैं ये वीडियो कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट इसके बाद एक और वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी के होंगे, कुछ अलग रेफरेंस बुक होंगे, कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, और कुछ न्यूमेरिकल मैं ऐसे सोल्व करने वाला हूँ जो अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आए थे। तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाना, ठीक है। हाँ जी, थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर अब बात करते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन के अंदर भी अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आई हुई है, ये एप्लीकेशन आई हुई है एग्जाम के अंदर अभी लास्ट ईयर में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और उस शेल की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करने, एक कंसीडर कर लेते हैं, एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। एक स्फेरिकल शेल है हैविंग रेडियस इज कैपिटल आर, और उसके ऊपर शेल के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस वे के अंदर हुआ है, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या होता है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी आपसे पूछ लेना कि अंदर चार्ज कितना होता है, तो अंदर चार्ज नहीं होता किसी भी बॉडी के, हमेशा जो चार्ज होता है बॉडी के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है, सरफेस की ओर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक पी पॉइंट है इसके ऊपर बाहर, एक पी पॉइंट है यहाँ पर। देखो इसके अंदर मैं 3 केस बनाऊंगा। फर्स्ट केस क्या बनाऊंगा, फर्स्ट केस, अगर ये पी पॉइंट मान लो इसके सेंटर से इस पी पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है, कंसिडर अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, तो ये आर अगर ज़्यादा है, तो फर्स्ट केस है व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब ये रेडियस अगर 5 है तो ये मैं मान लो 15 मीटर है या 5 मीटर है, जो भी आप समझ रहे होगे इस बात को, कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है, ज़्यादा है। स्मॉल आर क्या था, सेंटर से ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ओ से लेके यहाँ तक की उसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो जब बड़ा है तो इस केस के अंदर अब मुझे क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो पी पॉइंट पे मैं गॉसियन सरफेस किस वे के अंदर कंसीडर करूँगा, तो स्मॉल आर को रेडियस समझ के मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला स्मॉल आर जो है रेडियस कंसीडर कर ली और ड्रॉ कर लिया मैंने गॉसियन सरफेस। ये एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया जिसके अंदर क्या हुआ है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और यही गॉसियन सरफेस की कंडीशन है। हाँ जी, इस पी पॉइंट पे अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा। हाँ जी, तो फ्लक्स क्या था, मैं वापस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा हूँ। फ्लक्स क्या था, ए डी एस कॉस थीटा, ए डी एस कॉस थीटा। पहले आप लिख सकते हो ये स्टेप ई डॉट डी एस, फिर सेकंड में लिख सकते हो ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटे, पी पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है ना, और एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे, इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो भी बाहर की तरफ ही है, डी एस वेक्टर। तो दोनों में यहाँ पर एंगल कितना है, 0 है, क्योंकि एक स्फेरिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, स्फेरिकल का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस ही रह गया, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आया, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस
और एक सफ़ियर का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? हाँ जी, तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू में ये क्या बन गया 4 पाई, और स्मॉल आर थी तो बन गया आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? ई की। और क्यू की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या होती है? हाँ जी, क्यू इज इक्वल टू कितना होता है? सॉरी, क्यू नहीं है, ये फाई है। फाई इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, सिग्मा ए ले सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ठीक है, हाँ जी, तो ई को सब्जेक्ट बनाए यहाँ पर। नाउ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये सारा इसका जाएगा तो फाई के अपॉन में, फाई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, फाई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। यहाँ पर सिग्मा की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, सॉरी सिग्मा की क्यों बोल रहा हूँ भाई मेरे, फ्लक्स फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू क्या क्या बनेगी यहाँ से? फाई इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, फ्रॉम गॉस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्मॉल आर ग्रेटर देन है कैपिटल आर। तो राइट कर लीजिए। इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। ठीक है हाँ जी, अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका? व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या बना? ये राइट कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ, साथ साथ आप डायग्राम बनाते जाना है इनके। ठीक है, हाँ जी, अब ये पॉइंट पी कहाँ पर लाई कर रहा है? अब ये पॉइंट पी लाई कर रहा है इसके सरफेस के ऊपर ही। पी पॉइंट कहाँ आ गया? यहीं आ गया। स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो चुकी है? इक्वल होगी। स्मॉल आर और कैपिटल आर की जब वैल्यू इक्वल होगी तो आपको वापस वो सारी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हाँ जी, क्यू बाई, अभी अपन ने क्या निकाला था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर स्क्वायर था, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा? स्मॉल आर की जगह सिर्फ आपने इतना ही चेंज करना है, स्मॉल आर की जगह अब वहाँ पर आप कैपिटल आर लिख दोगे। ठीक है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल जाएगा? क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन आती है, अगर मैं इस पी पॉइंट को यहाँ से उठा के अंदर ले आऊँ, अंदर ले आया, इसके रेडियस थी कैपिटल आर, अब पी पॉइंट क्या है? अंदर आ गया इसके बॉडी के। ठीक है, व्हेन, अब जो स्मॉल आर है, अब ये स्मॉल आर ये वाली यहाँ से लेके ये वाली स्मॉल आर, और रेडियस कितनी थी? कैपिटल आर थी। अब पॉइंट पी कहाँ पर है? उसके अंदर आ गया। व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो बेटे, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ पर अब मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा थर्ड के लिए। यहाँ पर जब मैंने ये गॉसियन सरफेस कर लिया कंसिडर, तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कंडीशन क्या थी? कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए। अब इस कंडीशन में, थर्ड वाली कंडीशन में, अब चार्ज तो गॉसियन सरफेस के अंदर है ही नहीं, अब चार्ज तो कहाँ है? उसके बाहर है। तो इस कंडीशन में Q की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, नाउ Q इज इक्वल टू, इन दिस कंडीशन आप सारी बातें लिखोगे, नाउ Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और अगर Q 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 अपॉन समथिंग करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उसके अंदर एक स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एक सरफेस के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो इतना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, और अगर बाहर किसी पॉइंट पे निकालना है तो ओनली यहाँ पर के चेंज है, कैपिटल आर की जगह वो डिस्टेंस आ जाएगा, कितने डिस्टेंस पे आप रख रहे हो। तो अगर अपन स्मॉल आर किया था तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, नाउ ग्राफिकली इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ग्राफिकली, ठीक है,
तो E वर्सेस R का आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस तरफ R है, इस तरफ E है। तो फर्स्ट केस के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल ही नहीं रहा, मतलब R की कुछ भी वैल्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या, 0 है। तो फिर आप उसको शो कर ही नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 यहीं पर है। सेकंड कंडीशन में जब सरफेस के ऊपर है, यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू के क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो कांस्टेंट के लिए हमेशा कैसा यूज़ किया जाता है, इस वे के अंदर। वैसे तो ये लाइन नहीं होती बनती है, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर, आर की एक ही पॉइंट पे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट अपने को मिलेगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस वे के अंदर अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है जब आर क्या हो, ये वाला तो है एरिया, जब ई क्या 0 है, ये वाला पॉइंट आ गया जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर आ गया था। अब थर्ड कंडीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, इससे पहले वाला जो अपन ने डेरिवेशन की उसमें क्या था, आर स्क्वायर था, ठीक है। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसके लिए क्या आ गया, ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इस वे के अंदर ड्रॉ होगा। तो आई थिंक आपको तीनों एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी गॉस थ्योरम की। फर्स्ट एप्लीकेशन थिन शीट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर थी, लॉन्ग वायर के ऊपर, सेकंड शीट वाली थी, ठीक है। थर्ड अपन ने करी डेरिवेशन किसकी, शेल को लेके, स्फेरिकल शेल को लेके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा मैं न्यूमेरिकल और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उनसे रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।